नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस स्टडी विद राजू भाई में। आज दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, जिस टॉपिक के बारे में आपने पहले भी हो सकता है पढ़ा हो, या आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप उस टॉपिक को आप सही तरीके पे समझ लीजिए। हम आज सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में जानेंगे कि हमारे सिंधु सभ्यता के स्थल कहाँ कहाँ तक विकसित थे, हमारी हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी और वहाँ से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। हम आज इन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं हड़प्पा शहर की। हड़प्पा शहर पंजाब और पाकिस्तान के बीच वाले हिस्से में पड़ता है, बसा हुआ है, रावी नदी के किनारे है। जो हमारा हड़प्पा शहर है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ से 6 कोठार या गोदान या अन्नागार मिले हैं। हड़प्पा शहर से 6 कोठार मिले हैं। 6 कोठार का मतलब है जिनमें बहुत सारा अनाज रखा जा सकता था। ऐसे मिट्टी के बने हुए बहुत बड़े बड़े से बर्तन मिले हैं। यहाँ से तांबे और कांसे के उपकरण भी पाए गए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये लोग कांसे का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करते थे और तांबे का भी ये लोग प्रयोग करते थे, क्योंकि इनकी वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं। यहाँ के निवासी सोने व चांदी का उपयोग करते थे। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ये लोग सोने और चांदी का आभूषण प्रिय थे, जिससे ये लोग सोने और चांदी का प्रयोग करते थे। यहाँ से काले और लाल रंग के मृदभांड मिले बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। आप कभी मंदिर या किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो आपको घड़े मिल जाते हैं जो कुम्हार लोग बेचते हैं। उसी प्रकार के हमें यहाँ से बर्तन मिले हैं। यहाँ से पक्की ईंटों से बने गेहूं कूटने के चबूतरे भी मिले हैं। जो चबूतरे आप देखते होते बने होते हैं, ऐसे ही चबूतरों पर गेहूं कूटा जा सकता था। ऐसे चबूतरे हमें मिले हैं। जले हुए गेहूं के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आज हमारे फसल कटने के बाद में खेतों में जब आग लगा दी जाती है, गेहूं जल जाता है। इसी प्रकार से हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से सिंगार दान भी प्राप्त हुआ था। इससे यह स्पष्ट होता है कि आज हम सिंगार दान का प्रयोग करते हैं। उस समय के लोग भी कितने विकसित हो चुके थे कि उस समय भी सिंगार दान चलता था। यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसको आप ध्यान में रखें। कोई आपसे पूछता है कि हड़प्पा शहर कहाँ बसा है, तो आप बताओगे रावी नदी के बाएं तट पर बसा हुआ है। अब हम इसके बाद बात करेंगे मोहनजोदड़ो शहर की। सिंधु प्रांत पाकिस्तान में बसा हुआ है। सिंधु नदी के दाएं तट पर बसा हुआ है। दायां बायां तट आप याद रखें, क्योंकि हड़प्पा शहर बसा है रावी नदी के बाएं तट पर और मोहनजोदड़ो बसा है सिंधु नदी के दाएं तट पर। यहाँ से भवन निर्माण की 6 सतह मिली हैं। 6 सतह का मतलब है कि आज आप देखते होंगे कि जो भी मकान बनाए जाते हैं, दीवारें बनाई जाती हैं, 2 ईंटें लेकर के चलते हैं, लेकिन उस समय की 6 ईंटों की दीवार होती थी। यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है। कोई आपसे पूछे कि पक्की ईंटों का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ हुआ है, तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो में सबसे अधिक हुआ है। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक विशाल स्नानागार है। विशाल स्नानागार से मतलब है कि जब लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है, उसके बाद में लोग नहाने के लिए इसका प्रयोग करते थे, जिसे प्रक्षेपण गृह भी बोलते हैं। यहाँ से माप तौल के बाँट एवं सूती वस्त्र के प्रमाण भी मिले हैं। बाँट कितने प्रकार के चलते थे इसकी बात हम पहले कर चुके हैं, और सूती वस्त्र भी प्रयोग होता था। यहाँ से हाथी दांत की कर्मशाला भी प्राप्त हुई है। कर्मशाला का मतलब है कि आप देखते होंगे कि जो हमारे साधु संत मालाएं पहनते उसे हम कर्मशाला बोलते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि हड़प्पा काल के लोग कितने वीर होते होंगे
कि हाथियों को शिकार करते होंगे उनकी मालाएं बनाते थे। मोहनजोदड़ो से एक ही मोहर पर पशुपति शिव की आकृति मिली है। यहाँ पर दाढ़ी वाले योगी की आकृति वाली मूर्ति भी मिली है। एक ऐसे योगी की मूर्ति मिली जिसकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी रहती होगी, उसे पशुपति शिव का नाम दे दिया गया। मूर्ति के आकार को देखते हुए इसे पुरोहित माना गया है। जब लोगों ने मूर्ति का आकार देखा तो कहा यह हमारे पूर्वज या पुरोहित रहे होंगे, जो पूजा कार्य करवाते होंगे, जो धार्मिक कार्यों को पूर्ण करवाते होंगे। इसलिए पास वाले भवन को मंदिर या उपासना भवन बताया गया है कि जो भी लोगों की आस्थाएं रहती होंगी यहाँ आकर के अपनी आस्थाओं का ध्यान करते होंगे, अपने ईश्वर में ध्यान बिताते होंगे। मोहनजोदड़ो से अष्ट कलश के साथ कोयला और राख और फुटकर भी प्राप्त हुए हैं। अष्ट कलश का मतलब समझते हैं आप, जब किसी का दाह संस्कार होता है उसके साथ में जो मटके जाते हैं उसे मस्त कलश बोलते हैं। ये भी यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। परंतु एक सबसे रोचक तथ्य यह है कि मोहनजोदड़ो से कोई भी हमें समाधि नहीं प्राप्त हुई, कोई भी हमें कब्र नहीं प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से एक मोहर पर रेखांकित विशेष जहाज का चित्र की मूर्ति भी मिली है। हमें एक ऐसा जहाज मिला है जो एक जहाज की तरह होता था, ऐसी एक मूर्ति मिली है। इसे जलमार्गी का नाम दिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये लोग भी उस समय पर जल में चलने वाले वाहनों का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से एक विशेष प्रकार के गेहूँ मिले हैं, जौ मिले हैं, जली हुई मटर मिली है, खरबूजे के बीज मिले हैं, खजूर मिला है, तिल मिला है, सूती कपड़े मिले हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये लोग कितनी सारी फसलों के बारे में जानते थे। बुने हुए सूती कपड़े भी मिले हैं और सन के रेशे से निर्मित उत्पाद के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। सन का रेशा उस समय भी चलता था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अनाज रखने का कोठार या अन्नागार थे। कोठार या अन्नागार पर इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि यहाँ इनमें अनाज रखा जाता था। आप ये ध्यान रखें कि सबसे बड़ी इमारत कोई पूछता है तो क्या थे, कोठार या अन्नागार थे, जिनमें हम अपना अनाज अधिक रख सकते थे। तो दोस्तों आज तक हम यहीं बात करते हैं, इसके आगे हम कल बात करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।